हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नागालैंड के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। नागालैंड में इन दो आर्टिकल्स की वजह से, खैर ये आर्टिकल है और ये अमेंडमेंट है, इन दोनों की वजह से नागालैंड में बहुत ही ज़्यादा कह लीजिए टेंशन का माहौल था कुछ सालों पहले। इन दोनों इसके आर्टिकल 371A के बारे में मैं बताऊंगा और मैं आपको साथ के साथ 74th अमेंडमेंट ऑफ 1992 के बारे में भी बताऊंगा। मैं साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि नागालैंड में इन दोनों आर्टिकल और अमेंडमेंट की वजह से क्या हुआ, कैसी स्थिति हुई और मतलब कैसा एंड हुआ। वॉच द वीडियो टिल द एंड। सबसे पहले हम शुरू करते हैं आर्टिकल 371A से। आर्टिकल 371A को अगर आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ये मैंने यहाँ पे पूरा आर्टिकल लिखा है। इस आर्टिकल को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको इसके बहुत सारे शब्द समझ में नहीं आएंगे, इतना कॉम्प्लिकेटेड सा मतलब सेंटेंस है, मतलब काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आपको मैं इजी भाषा में समझाऊं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नागालैंड के अंदर, नागालैंड जो आसाम से अलग हुआ पार्ट है, आसाम से ही बट के नागालैंड बना है। नागालैंड के अंदर ये रूल बनाया गया है इस आर्टिकल 371A के द्वारा कि नागालैंड में कोई भी अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन या फिर पार्लियामेंट का एक्ट जो कि इन चार चीज़ों को फॉलो नहीं करता, मतलब कि इन चार चीज़ों के खिलाफ है, अगर वो कोई सा भी पार्लियामेंट का एक्ट, तो वो पार्लियामेंट का एक्ट नागालैंड पे लागू नहीं होगा अनलेस कि वो जो एक्ट है वो नागालैंड की लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा पारित किया गया है। कि मतलब आप नागालैंड के अंदर इस एक्ट को पारित कर सकते हैं, मतलब इस एक्ट जो ये एक्ट है ये नागालैंड में लागू हो जाएगा अगर वो लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर वो हो जाता है, प्रूव हो जाता है वोटिंग के द्वारा और भी चीज़ों के द्वारा, तब वो एक्ट जो है नागालैंड के अंदर लागू होगा। तो ये चार मतलब कि ज़रूरी स्टेप्स हैं। अगर ये चारों चीज़ों को हार्म करता है वो एक्ट, मतलब कि इंटरफेयर करता है, तब वो एक्ट लागू नहीं होगा। फर्स्ट पॉइंट में गिवन है रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ नागाज। अगर वो एक्ट जो है नागा मतलब नागा ट्राइब है, एक नागालैंड के अंदर नागा आदिवासी होते हैं, तो अगर नागा आदिवासियों की रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेस में अगर वो दखल दे रहा है वो एक्ट, तो वो एक्ट नहीं माना जाएगा, मान्य नहीं होगा। नागा कस्टमरी लॉ एंड प्रोसीजर, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकेंड पॉइंट यानी कि नागा कस्टमरी लॉ, यानी कि नागाज मतलब जो नागा ट्राइब है उनके जो कि पहले के समय में चलते थे, पहले के समय का मतलब कि कई सालों से चलते आ रहे हैं। जैसे कि एक सती प्रथा थी, वैसे एक प्रथाएं जो चलती आ रही हैं काफ़ी टाइम से नागा ट्राइब के अंदर, वो कस्टमरी लॉ के अंदर आएगा। और वो कस्टमरी लॉ और प्रोसीजर अगर ये एक्ट के द्वारा डिस्टर्ब होते हैं तो वो एक्ट मान्य नहीं होगा। थर्ड क्या दे रखा है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस इन्वॉल्विंग डिसीजन अकॉर्डिंग टू नागा कस्टमरी लॉ। तो इसका मतलब क्या है कि नागा मतलब नागालैंड के अंदर कोई भी सिविल केस या फिर क्रिमिनल केस जो कि नागा कस्टमरी लॉ के अंदर आते हैं, मतलब कि अगर किसी ने नागा लोगों को, नागा ट्राइब है, उसको हार्म किया है तो उसके साथ कैसा सलूक किया जाएगा, वो अगर कस्टमरी लॉ के अंदर आता है तो वो डिसीजन जो है वो भी नागा लोगों के अंदर ही आएगा। मतलब अगर किसी ने नागा की कस्टमरी लॉ को हार्म किया है तो उसका डिसीजन भी नागा लोग ही लेंगे। नागालैंड के अंदर जो क्रिमिनल और सिविल जस्टिस है वो भी नागालैंड के लोग ही लेंगे, बिकॉज नागालैंड के अंदर कोई भी हाई कोर्ट नहीं है। ये सब एडमिनिस्ट्रेशन जो है नागाज के अंदर आएगा और ये एडमिनिस्ट्रेशन को अगर वो एक्ट डिस्टर्ब करता है तो वो एक्ट भी मान्य नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट दे रखा है ओनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ लैंड एंड इट्स रिसोर्सेज। मतलब कि नागालैंड के जो लोग होते हैं, नागा ट्राइब है, उनका ये मानना है कि जितनी भी ज़मीन है नागालैंड की वो नागालैंड के वासियों, मतलब जितने भी नागा ट्राइब है उन सब की है, एक बंदे की ज़मीन नहीं है। मतलब कि वहाँ पे लैंड डिवीजन नहीं है, पूरा का पूरा जो लैंड है वो पूरी की पूरी नागा ट्राइब के अंदर आएगा, ना कि किसी सिंगल पर्सन के पास इतना पीस, उसके पास उतना पीस, उसके पास उतना पीस। तो इसी कारण से ट्रांसफ़र ऑफ लैंड तो नागालैंड में बिल्कुल ही कैंसिल कर रखा है। अगर यहाँ पे कोई ट्रांसफ़र ऑफ लैंड करता है या फिर ओनरशिप कर लेता है लैंड की, तो लैंड या फिर उसकी रिसोर्सेज की, तो वो भी इस आर्टिकल 371A के द्वारा मान्य नहीं होगा।
अनलेस और अनटिल बताया मैंने आपको कि लेजिस्लेटिव असेंबली अगर नागालैंड की उसको पारित कर देती है कि एक्ट जो है ये उतना हार्म नहीं करता है, तब ये एक्ट मान्य हो जाएगा, जो कि पार्लियामेंट के द्वारा लागू किया गया है। अब हम देखते हैं 74th अमेंडमेंट ऑफ 1992। अमेंडमेंट तो मतलब पता ही है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल के अंदर बदलाव लाया जाए तो उसको अमेंडमेंट बोलते हैं। तो ये 74th अमेंडमेंट है भारत का, मतलब 74th अमेंडमेंट था भारत का। ये 1992 के में लॉन्च किया गया था और इस अमेंडमेंट को हम म्युनिसिपैलिटी अमेंडमेंट बोलते हैं। वाई? बिकॉज इस अमेंडमेंट के द्वारा ही जो म्युनिसिपैलिटीज है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस का मतलब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा म्युनिसिपैलिटीज के अंदर मतलब कि एग्जैक्ट स्टेटस होगा, मतलब कि म्युनिसिपैलिटी को कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दे दी गई है। एंड म्युनिसिपल इलेक्शन जो है हर 5 ईयर्स में होते थे। पहले लोकल गवर्नमेंट में क्या था इस अमेंडमेंट के पहले, कि लोकल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो बड़ी गवर्नमेंट है उनके अंडर में था। मतलब कि लोकल गवर्नमेंट है, यहाँ पे अपनी सरकार है, 10 साल 15 साल 20 साल तक इलेक्शन ही नहीं हुए। वाई? बिकॉज जो ये अमेंडमेंट है, ये अमेंडमेंट उस समय था नहीं। मतलब कि जो म्युनिसिपैलिटीज थी इनको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जगह नहीं दी गई थी और ये भी नहीं पक्का था कि इलेक्शन जो है हर 5 साल में होंगे या नहीं, मतलब कंफर्म नहीं था। जब मर्जी है सरकार उसको डेडलाइन को एक्सटेंड कर सकती थी। सो दैट इज द रीजन कि इस अमेंडमेंट को लाना जरूरी था। अब इस अमेंडमेंट के अंदर दो मतलब कह सकते हैं आप कि 2 रूल्स थे, एक 243T और एक 243Z। तो इन 2 रूल्स के अंदर, इन 2 गाइडलाइंस के अंदर हमें क्या बताया गया? सबसे पहला ये रूल या आर्टिकल कुछ भी कह लीजिए, इसके अंदर गिवन था कि 243T के अंदर कि 1/3 सीट जो है वो विमेंस के लिए रिजर्व होनी चाहिए लोकल गवर्नमेंट में। यानी कि म्युनिसिपैलिटीज है, पंचायत है, इन सब के अंदर जो है विमेंस के लिए 1/3 सीट्स रिजर्व्ड होनी चाहिए। एक ये रूल कहता है 243T। बट एक ये जो दूसरा रूल है 243Z या 243Z, इसके अंदर क्या गिवन है कि रिस्ट्रिक्शन ऑफ द एक्ट इन शेड्यूल्ड एरियाज। मतलब कि ये जो एक्ट है 243T, इस एक्ट को शेड्यूल्ड एरियाज के अंदर मान्य ना किया जाए, क्योंकि उसके अंदर जो है टेंशन पैदा हो सकती है। तो इसी कारण शेड्यूल्ड एरिया 5 और शेड्यूल्ड एरिया 6 के अंदर ये एक्ट को लाना नहीं चाहिए। शेड्यूल्ड एरिया जो थे 5 और 6, इसके अंदर क्या था, शेड्यूल्ड एरिया 6 के अंदर वो स्टेट्स आते थे जो कि जहाँ पे ट्राइबल लोगों का राज था। कह लीजिए कि जहाँ पे ट्राइबल एरियाज जो थे वो शेड्यूल्ड एरिया 6 के अंदर आते थे। अब उनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम एंड मेघालय। तो ये 4 जो है स्टेट्स थे उस समय पे जो ट्राइबल लोगों के अंदर थे, और इन स्टेट्स के अंदर शेड्यूल्ड एरिया 6 लागू किया गया था। मतलब शेड्यूल 6 लागू किया गया था इन स्टेट्स के अंदर। तो इनके अंदर भी ये 243 जो एक्ट है ये लागू नहीं हुआ। और एक्ट शेड्यूल्ड एरिया 5 के अंदर कौन से स्टेट्स आते थे जो कि इन सब के बाद आए हैं। जो नागालैंड है वो आसाम के बाद बटा है, तो इसलिए नागालैंड को इसके अंदर कैटेगराइज कर दिया गया। नागालैंड के अलावा और भी कई एरियाज थे शेड्यूल्ड एरिया 5 में, बट यहाँ पे नागालैंड की बात की जा रही है तो मैं इसको नागालैंड को यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ बस। मेन टेंशन जो थी नागालैंड के अंदर किस कारण से थी, इन दोनों एक्ट और अमेंडमेंट के कारण थी। मैंने पहले ही भी आपको बताया। वाई? बिकॉज नागालैंड के अंदर लोगों का मानना था कि जो ट्राइब्स थी, नागा ट्राइब थी, उनका ये मानना था कि नागालैंड के अंदर विमेंस को तो इलेक्शंस में खड़े होने का अधिकार, एमएलए बनने का अधिकार, ये सब नहीं था। नागालैंड के अंदर जो विमेंस थी उनको एमएलए बनने का या फिर इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने का अधिकार नहीं था। वाई वॉज इट सो? बिकॉज वो लोग मानते थे
कि ये सब जो है हमारी जो प्रथा चल रही है उसके खिलाफ है, बिकॉज वीमेंस को घर के अंदर रहना चाहिए, परंतु उनको इलेक्शन में खड़े होने का अधिकार नहीं होना चाहिए। ना ही उनको राइट टू प्रॉपर्टी था कि जो फादर की प्रॉपर्टी है वो सन्स में, सिर्फ बेटों में डिवाइड होगी, बेटी के पास नहीं जाएगी। सो ये भी उनके पास एक प्रथा थी कि जो इकोनॉमिक स्टफ था, इकोनॉमिक जो डिसीजन थे वो वीमेंस को नहीं लेने चाहिए। मतलब नागा जो ट्राइब थी उनकी ये प्रथा थी, उनके द्वारा ये मानना था। सो इसी कारण से ये जो अमेंडमेंट था जिसमें बताया गया था कि 1/3 सीट्स रिजर्व फॉर वीमेन इन लोकल गवर्नमेंट, इसके खिलाफ थे नागालैंड के लोग। और यहाँ पे आर्टिकल 371 के द्वारा इंश्योर भी किया गया है कि ऐसे एक्ट जो नागालैंड की जो कस्टमरी लॉ है उसको हार्म करते हैं, वो एक्ट को यहाँ पे लागू ना किया जाए। सो इस कारण से वैसे भी वहाँ पे कोई टेंशन नहीं थी, बिकॉज नागालैंड के जो लोग हैं उनको उनके ऊपर एक्ट लागू ही नहीं किया गया था बाय आर्टिकल 371A। बट मेन प्रॉब्लम कहाँ पे आई, जब एक एसोसिएशन जिसका नाम है नागा मदर्स एसोसिएशन, इस एसोसिएशन ने क्या किया, 2012 में सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक याचिका दायर की अबाउट 1/3 सीट्स रिजर्व फॉर वुमेन इन लोकल गवर्नमेंट। मतलब ये तो था ही, बट नागालैंड के अंदर इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाएं और उन इलेक्शन के द्वारा 1/3 सीट जो है वीमेन के लिए रिजर्व की जाए। इन सब का भी जो है इसकी याचिका जो है दायर की नागा मदर्स एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब सुप्रीम कोर्ट आप जानते ही हैं, सुप्रीम कोर्ट जल्दी जल्दी तो काम करता नहीं, स्लोली डिसीजन होते हैं। तो इस डिसीजन को एक्ट होने में 4 साल लग गए। 2012 में याचिका दायर की थी और 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लेके नागालैंड के अंदर इलेक्शंस करवाए और उन इलेक्शंस में 1/3 सीट्स या फिर कह लीजिए 33% जो सीट्स थी वो विमेन को दे दी गई, ताकि उनको भी राइट मिल सके इलेक्शन में खड़े होने का। लाइक 1963 में जब नागालैंड को आसाम से डिवीजन होकर आज़ादी मिली थी, मतलब कि आसाम से जब नागालैंड अलग हुआ था, तब नागालैंड में कोई भी विमेन एमएलए नहीं थी। और जब तक ये 2016 में इलेक्शन कंडक्ट नहीं हुए तब तक एक भी विमेन एमएलए नागालैंड के अंदर नहीं थी। वाई? बिकॉज नागालैंड के लोग ये चीज़ को मानने नहीं दे रहे थे। पहली बात, 1992 तक तो कोई सवाल उठता ही नहीं, बिकॉज तब तक तो कोई चीज़ थी ही नहीं, कॉन्सेप्ट ही नहीं था। म्यूनसिपैलिटीज़ जो थी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस था ही नहीं इनको, तो किसी के पास ज़मीन नहीं है, कोई कह नहीं सकता कि इनके अंदर नागालैंड के अंदर म्यूनसिपल इलेक्शंस करवाइए, बिकॉज 1992 तक तो ये राइट था ही नहीं इनके पास। 1992 के बाद आया तो 2012 में याचिका दायर हो गई और 2016 में इलेक्शंस हो गए। अब इन इलेक्शन में जब होने वाले थे, अब इन इलेक्शन के होने वाले में टाइम में एक गड़बड़ हो गई कि जो ये नागालैंड के लोग थे, नागा ट्राइब्स थी, ये प्रोटेस्ट करने लग गए, बहुत ही ज़्यादा प्रोटेस्ट करने लग गए कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए, विमेंस को इलेक्शन में नहीं खड़ा होने देना। बेशक इलेक्शन करवाइए पर उसमें विमेंस को खड़ा ना होने दीजिए। सो इसी कारण से नागालैंड में, पूरे नागालैंड में प्रोटेस्ट होने लगे। इसी कारण से नागालैंड के जो सीएम थे TR ज़ेलियांग, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, TR ज़ेलियांग जो कि उस समय पे सीएम थे नागालैंड के, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोल दिया कि ठीक है, जो नागालैंड के लोगों की बात इन्होंने मानी, जो नागा ट्राइब के लोग थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनकी बात मान के TR ज़ेलियांग ने बोला कि हम इलेक्शंस को 2 महीने के लिए पोस्टपोन कर देते हैं। बट पोस्टपोन करने के बाद ये कब डिसीजन लिया गया था? 30 जनवरी को। लेकिन एक चीज क्या हुई, अगले ही दिन 31 जनवरी को जो नागा मदर्स एसोसिएशन था वो फिर हाई कोर्ट चला गया, गुवाहाटी के हाई कोर्ट। अब जो गुवाहाटी है वो नागालैंड के अंदर नहीं आता, बट नागालैंड के अंदर मैंने जैसे आपको बताया कि हाई कोर्ट नहीं है। सो गुवाहाटी के अंदर जो हाई कोर्ट है वो 4 स्टेट्स का कलेक्टिव हाई कोर्ट है, यानी कि आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम, इन सब का ये कलेक्टिव कह लीजिए एक हाई कोर्ट है। अब इस कलेक्टिव हाई कोर्ट के अंदर इन चारों स्टेट्स के डिसीजन लिए जाते थे। सो गुवाहाटी जो था, गुवाहाटी के अंदर
जो हाई कोर्ट है उसमें इन्होंने याचिका दायर की और गुवाहाटी के हाई कोर्ट ने आदेश दिया टी.आर. जिलियांग को कि वापस ये अपना जो आपने बयान दिया है इसको वापस ले लीजिए कि 2 महीने बाद इलेक्शंस को पोस्टपोन नहीं किया जाएगा। इलेक्शन जिस टाइम पे हो रहे थे उसी टाइम पे इलेक्शंस होंगे। अब 1 फरवरी को क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ। 1 फरवरी को क्या हुआ, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ नागालैंड के अंदर नागा ट्राइब्स के द्वारा, और पुलिस को क्या करना पड़ा, फायरिंग तो करनी पड़ी, जिस कारण से 3 लोगों की मौत हो गई, 3 युवा लोगों की मौत हो गई जो नागा ट्राइब्स के थे। इसी कारण से जो है नागालैंड के लोग या फिर कह लीजिए नागा ट्राइब के लोग थे वो और ज़्यादा गुस्से में आ गए थे। बट धीरे धीरे करके स्थितियाँ जो है सही हुई, इलेक्शंस हुए, उसमें वीमेन रिप्रेजेंटेटिव्स भी थी। सो इसी कारण से ये स्थिति जो है धीरे धीरे करके नॉर्मल होती चली गई। अब नागालैंड के लोग ऐसा क्यों सोचते थे कि 1993 का ये 1992 का जो अमेंडमेंट है ये उनके लिए नुकसानदेह होगा, मैंने आपको बताया। एक और रीज़न है कि नागालैंड के लोग जो थे वो सोचते थे कि अगर ये इलेक्शंस होंगे म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन, तो इसके कारण से मेन क्या होगा कि इलेक्शंस होंगे यानी कि ज़मीन जो है सरकार के पास जाएगी। सरकार के पास ज़मीन जाएगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि ज़मीन जो इनकी कलेक्टिव ज़मीन थी वो सरकार के पास भी जाएगी। मतलब सरकार के पास चली गई ज़मीन तो ये सरकार टैक्स लेना शुरू कर देगी। तो उसके भी ये क्या है, विरोध में थे। सो नागालैंड के इशू का बस इतना, यहाँ पे नागालैंड का इशू होता है ख़त्म। नागालैंड के इशू में बस इतना ही था। मैंने आपको बताया आर्टिकल 371A के बारे में, 74th अमेंडमेंट ऑफ 1992 के बारे में, और नागालैंड की पूरी सिचुएशन के बारे में, वुमेन्स के राइट्स को कैसे छीन लिया गया था और कैसे वापस राइट्स आ गए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नीचे कमेंट भी कर देना कि वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट सजेशन आप ही बताइए कि मैं कौन टॉपिक पे वीडियो डालूं। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन यू नो सो दैट एवरीबडी कैन वॉच द वीडियो, और सब लोग ये टॉपिक के बारे में जान सके, बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, especially in competitive exams. So that's all for today. Thanks for watching.